तो आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अपना निकालिए किताब, पेज नंबर 229, पेज नंबर 229। लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर कौन सा है? 3, पेज नंबर 229। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। क्या है टॉपिक? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो शेप के बारे में बात कर रहे थे, शेप्स के बारे में, है ना। शेप्स कौन कौन सा पढ़िए थे करंट कैरिंग कंडक्टर का? बताओ कौन कौन सा शेप? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ लिए थे, है ना। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कैसा था मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसमें कि उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो ओरिएंटेशन है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? ये कौन से रूल से पता लगा दें? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से पता लगा दें। उसके बाद क्या पढ़े? उसके बाद परसों के क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल से हमें 2-3 चीज पता चला। एक कि वायर का शेप चेंज करेंगे, उसी तार का, अलग से तार भी लाने की जरूरत नहीं, उसी तार का शेप चेंज कर दो, सर्कुलर कर दो, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो लोग बढ़ा भी सकते हैं, है ना। और उसमें आप लोग पैटर्न देखेंगे किस तरह से उसमें भी मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल हो रहा था। और राइट हैंड थंब रूल के वजह से पैटर्न कैसा बन रहा था? जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पर कंसेंट्रिक सर्कल, और फिर धीरे 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 वो कंसेंट्रिक सर्कल का आर्क बड़ा होते 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 सेंटर पर आते आते स्ट्रेट। और एक झलक में ऐसा लगता है कि एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज शायद कैंसिल आउट हो जाएगा, बट एक्चुअली में वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होकर सेंटर पर आकर के वो एड अप ही हो जाता था मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसीलिए आपको सिखाया गया था कि जब आप लोग सीनियर क्लासेस में भी आएंगे क्लास 12th में, तो भी जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करेंगे, किसके वजह से? सर्कुलर कॉइल के वजह से, तो वो सिर्फ हम लोग उसके सेंटर पर ही याद करेंगे। जब सीनियर क्लास में भी आएंगे तो फाइनली जो सर्कुलर कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके सेंटर पर ही कैलकुलेट होता है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं कि दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर तो है ही, बट उसके पास मैग्नीट्यूड एक फॉर्मूला होना है। 10th में नहीं है। वैसे जो लोग टीएमएच फॉलो करते हैं इसका फॉर्मूला आपको 10th के बुक में भी मिलेगा। वो फॉर्मूला 10th के बुक से देखो या फिर सीनियर क्लास में ही देखना, वो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर ही कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। तो पेज नंबर 229 में अपना देखो फिगर नंबर 13.1, फिगर 13.10, फिगर 13.10, फिगर नंबर 13.10 देख रहे हो? पहले 13.10, ठीक है। क्या दिख रहा है? तार है भाई। तार का प्रॉपर्टी होता है कि उसका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं। कल परसों गोल बनाए थे, आज क्या कर रहे हैं? अच्छा, गोल बनाए थे का लास्ट फैक्टर आप लोग लिख करके गए थे यहाँ से। उसका जो स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ टर्न अगर बढ़ाते हो, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सर्कुलर कॉइल का अगर नंबर ऑफ टर्न अगर बढ़ाते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। और तार है, उसको तो मोड़ ही सकते हैं। तो तार को एक बार गोल नहीं, उसको कई बार इस तरह से गोल 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 अगर मोड़ेंगे तब जो शेप बनेगा, उसी शेप को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। देख लीजिए आप लोग, अपना अपना डायग्राम देख लो। और 10th में हो चाहे 12th में, बोर्ड्स के एग्जाम में हो चाहे 12th क्लास के एंड में जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कैसा भी परीक्षा हो, सोलेनॉइड फिजिक्स का टॉप 10 टॉपिक में से कंसीडर किया जाता है। ये कहीं ना कहीं आगे ना पीछे, ऊपर ना नीचे करके टेस्ट में आएगा ही आएगा। 10th का बोर्ड्स का बात करो, 12th का बोर्ड्स, 12th का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कोई भी पेपर, रैंडम मेंस का, एडवांस का, मेडिकल का, कोई भी एग्जामिनेशन में सोलेनॉइड का कुछ ना कुछ टॉपिक दिखता ही है। बोलने का मतलब है ये फिजिक्स का टॉप 10 टॉपिक में से आता है जो आप लोग 9 से 12 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख रहे हो क्या क्या शेप दिख रहा है? 10th में तो श्योर ही आएगा, 10th में तो श्योर ही आना है। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है? तो एक सर्कुलर वही वाला तार है जो पहले सीधा था, उसी तार को कल गोल बनाए थे, आज देखो उसी को टर्न करवाए हैं बहुत बार। और बस इस शेप को ही हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। दैट शेप इज नोन एज सोलेनॉइड। वो जो ऐसे 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 किया हुआ है उसको मैथमेटिक्स में हम लोग हेलिकल कहते हैं। दैट शेप इज हेलिकल, बिल्कुल गोल, सर्कुलर, स्ट्रेट, इस तरह का जो मोड़ी मोड़ा हुआ है तार का, उसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में हेलिकल कहते हैं। HELICL अभी लिखेंगे भी। ठीक है, तो एक तार लेना है और उसको हेलिकल मोड़ देना है
और उसके वजह से हमने कल ही मोटा मोटी समझ लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि आप देखें अपना ये डायग्राम है जो लोग देख रहे हैं किताब से देखें और ट्यूशन कॉपी में बनाइए अपना, और बाकी लोग वीडियो में से देख करके ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं बनाओ, इसका पैटर्न को बना लेना है, ठीक है। डायग्राम बनाओ फिगर 13.10 को पहले कॉपी में। तो इसका पैटर्न आप लोग देखेंगे बच्चों, मेरा डायग्राम तो उतना अच्छा बना नहीं, किताब से आप लोग देख रहे होंगे फिगर 13.10 पेज नंबर 229। इसका जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो एक्चुअली में बार मैग्नेट को रिजेंबल कर रहा है। इसका जो पैटर्न है वो बार मैग्नेट को रिजेंबल कर रहा, आता भी है बोर्ड्स के एग्जाम में लिखने के लिए, और हर चीज सिर्फ आएगा एग्जाम में तभी लिखेंगे ऐसा बात नहीं है, देखने पर भी पता चल रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बार मैग्नेट को रिजेंबल कर रहा है। अब बार मैग्नेट में क्या था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, नॉर्थ पोल से इनिशिएट करता था और साउथ पोल पर टर्मिनेट हो जाता था। मतलब इसका भी कहीं ना कहीं पर नॉर्थ पोल है और कहीं ना कहीं पर साउथ पोल है। एनसीईआरटी बुक में शायद मेंशन किया हुआ, थोड़ा देखो जरा, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अब है कि वो निकाला कैसे हुआ है, ठीक है, वो कैसे निकाला हुआ है तो उसको थोड़ा सा देखोगे, अभी सीखने का ट्राई करना है। इस पूरे चैप्टर में मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल फैला हुआ है, इसलिए 2 दिन पहले मैं बताया था कि किताब में डेफिनेशन आपका उतना सही नहीं दिया हुआ है। किताब में बस बताया है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में लगाते हैं, एक्चुअली में एक छाया हुआ टॉपिक है। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल हर जगह पर लगेगा इस चैप्टर में, फिर से लगाना है। देखो अपना अपना किताब में देखो, और देखो जहां से करंट इंटर किया है इस लूप में, जहां से करंट इंटर किया है इस लूप में, दिख रहा है क्या? करंट जहां पर इंटर कर, देखो जैसे ऐसे इंटर कर रहा है, ऐसे यहीं से इंटर किया ना, तो ऐसे अपना हाथ घुमाओ, ऐसे हाथ घुमाओ, ऐसे हाथ घुमाओ, अंगूठा देखो ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा, देख रहे हो? ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, अंगूठा ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकल जा रहा है, क्योंकि ये कॉइल यहाँ पर खत्म नहीं ना हो गया। ये भी तो सोचो, ये कॉइल तो ऐसे लग करके पूरा इस तरह से पूरा चल रहा है ना, अरे समझ, तो इस पर कैसा चल रहा है पैटर्न? ये करंट का है, स्वर्लिंग ऐसे, ये करंट का ऐसे करंट हो रहा है और इस तरफ अंगूठा इस तरफ चले जा रहा है, अरे समझ में? तो फाइनली अंगूठा किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ। तो मेरे को पता ही नहीं, वो तो मैं बुक से देख करके लिख दिया, आप देखिए कि फाइनली अंगूठा इस तरफ जा रहा है, ठीक। अब हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। हम लोग याद किए थे क्या था, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तो याद किए थे, बट इन साइड का भी लिखवाया था कॉपी में। इन साइड में कैसा था? साउथ पोल से नॉर्थ पोल था, इन साइड में साउथ पोल से नॉर्थ पोल था। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें दिख रहा है इन साइड में ये ऐसा जा रहा है, मतलब इधर से इधर जा रहा है, इन साइड में ये इधर से इधर जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो जिस तरफ जा रहा है इन साइड में साउथ से नॉर्थ जाता है, तो उस हिसाब से इसका ये वाला क्या हो गया, उस हिसाब से इसका नॉर्थ पोल हो गया और उस हिसाब से इसका साउथ पोल हो गया। सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे निकालते हैं। कई बार बच्चों से पूछा जाता है सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे निकालेंगे, तो बच्चे आंसर बताते हैं बगल में मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल लाने से पता चल जाएगा, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। बट उसके एवं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा कि एक तरफ तुम मैग्नेट ला रहे हो, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है, यहाँ पर तो मैग्नेट है नहीं, ये तो तुम बनाए हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और एक ओरिजिनल वाला बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आगे पीछे हो सकता है, तो वहां पर हो भी सकता है, पता चले, हो सकता है ना पता चले, क्योंकि इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। करंट कितना दिए हो, तार कैसा है, कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कोई आपसे रैंडम साइंस का स्टूडेंट पूछे कि मेरे पास एक दूसरा बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल मालूम है, इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन उससे देख सकते हैं क्या? 100% देख सकते हैं, लेकिन शायद प्रोमिनेंट ना हो, नहीं दिखे, इसीलिए तो ये रूल समझाया गया मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। हम लोग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से सोलेनॉइड का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर कट बात, जो कि आपकी किताब में मेंशन्ड है, इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक। और इसमें भी इन साइड, अच्छा बार मैग्नेट का इन साइड में तो तुम बता दिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां था, लेकिन वो दिखता ही नहीं है, देखोगे कैसे? मैग्नेट के अंदर कैसे देखोगे? नहीं देख सकते हो। इसके अंदर तो तुम देख सकते हो, डायग्राम भी है, ये हम लोग गेस कर सकते हैं, मैग्नेट वाला दिखता नहीं है, इसमें हम लोग गेस करके देख भी सकते हैं कैसा जा रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा जा रहा है। बुक में देखो, मेरा थोड़ा घिचपिच बन गया है, बुक में देखोगे तो दिखेगा वो यूनिफॉर्म है, पैरेलल है, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बराबर बराबर है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड का है, एक्चुअली में वो सेंटर पर ही
मैक्सिमम आता है, ये बात आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो सेंटर पर कैसा पैटर्न है, नहीं ओवरऑल कैसा पैटर्न है, ओवरऑल बार मैग्नेट को रिजेंबल करता है, मतलब नॉर्थ पोल से इनिशिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल पर एंड करता है। अंदर में सोलेनोइड के अंदर में जो स्पेस है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, और कैसा है यूनिफॉर्म, और कैसा है पैरेलल, और कैसा है हाईली कंसंट्रेटेड। मीनिंग क्या हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का इनसाइड में बहुत ज्यादा होता है। और जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब तुम लोग सीनियर क्लास में आओगे या फिर 10th का भी टीएमएच या फिर स्टालिन मल्होत्रा पढ़ते हो, उसमें तुमको फॉर्मूला मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला होना है, सोलेनोइड का भी होना है। बट जो भी फॉर्मूला जिस भी क्लास में पढ़ोगे सोलेनोइड का, वो सिर्फ इसका इनसाइड का ही मिलेगा। ये बाहर अंदर तुमको दिख तो रहा है बट एक्चुअली में इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, निग्लिजिबल है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो जीरो आएगा वैल्यू इसका। एमएफएल मैग्नेटिक फील्ड दिख तो जरूर रहा है बट मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ एक सोलेनोइड का इनसाइड आउट, मतलब इनसाइड नहीं, ये जो बाहर वाला जो आपको दिख रहा है उन सब में मैथमेटिकली वैल्यू जीरो आएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब 10th में पढ़ो चाहे 12th में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड जब हम लोग जिस भी क्लास में डिराइव करेंगे, अभी बोलोगे तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा चैप्टर के लास्ट में, बट जो भी वो फॉर्मूला होगा वो सिर्फ सोलेनोइड के इनसाइड का होगा। क्यों, इनसाइड में यूनिफॉर्म है, पैरेलल है, हाईली कंसंट्रेटेड है। स्ट्रेंथ तार का तो यहीं पर ना स्ट्रेंथ है, बाहर अंदर तो कहाँ कितना बड़ा तार है, कैसे गोल लपेटे हो, बाहर कितना दूर जाएगा नहीं जाएगा वो बताना मुश्किल है। ठीक है, इसमें जो भी आता है वो इनसाइड में ही आएगा, ये आपको याद करना है पैटर्न। क्लियर, कुछ पूछ रहे? हाँ, मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब इसके कंपैरिजन में ऊपर नीचे वाला कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निग्लिजिबल आएगा, मतलब कुछ होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो जीरो आएगा। माने इसके कंपैरिजन में जो अंदर जो आ रहा है इसका स्ट्रेंथ, उसके कंपैरिजन में अंदर बाहर वाला जो है वो मोटा मोटी जीरो आएगा। वो बनाया इसलिए गया ताकि आपको समझ लें कि इसका जो पैटर्न है वो बार मैग्नेट को रिजेंबल करता है। और मैं मैथमेटिकली बोल रहा हूँ जीरो आएगा, एक्चुअल में नहीं बोल रहा हूँ जीरो आएगा, एक्चुअल में कुछ होता है बट वो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। किसी भी क्लास में फॉर्मूला लिखेंगे इसका, वो इनसाइड वाला ही कैलकुलेशन है। ठीक है, ये सब बातें हो गई सोलेनोइड के बारे में, कोई डाउट इसमें? अब हाँ, वो तो इधर डायग्राम आप देख सकते हैं। ये जो शेप आपने बनाया है सोलेनोइड का, ये एक्चुअली में मतलब ऐसा गोल गोल बना के क्या करोगे, जैसे इसका काम क्या आएगा, ऐसे गोल गोल तार लपेट दिया, वो होगा क्या? ठीक है, तो उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है जो कि इसी चैप्टर में हम लोगों को आगे पढ़ना है। बट आप लोग नेक्स्ट फिगर भी अपना देख सकते हैं किताब में, दैट इज फिगर 13.11। ऐसा नहीं बनाया हुआ है बट जैसा भी बनाया हुआ उसको देख लोगे। फिगर 13.11 ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम नहीं है, बट जैसा डायग्राम है उसको देख लो, दिख रहा होगा। उसमें क्या करना है, वो जो तार लपेटे ही हो उस तार को लपेट दोगे किसके ऊपर, कल बात हो रही थी इसको एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन निकल कोबाल्ट के ऊपर लपेट दो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत टाइम इंक्रीज कर जाएगा। और सिर्फ इंक्रीज करना ही नहीं, सिर्फ इंक्रीज करना ही हमारा काम नहीं था, उसका हम लोग कई तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज कर पाएंगे। डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल आप देख रहे हैं, करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो थोड़ा करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं और स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसी चैप्टर में आगे फिर से इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, बट अभी एक छोटा सा डायग्राम इलेक्ट्रोमैग्नेट का बनाया हुआ है, ठीक है, उसको बाद में बनाना, अभी बनाने की जरूरत नहीं। ठीक, क्या पूछ रहे थे? इसके अंदर आयरन फिलिंग डाल देंगे सोलेनोइड के अंदर। अच्छा, ऐसे ही सीधा सीधा है, हाँ पूरा भर जाएगा, तो तुमको कोई जगह देना पड़ेगा, और हवा में तो रहेगा नहीं, तुमको कुछ जगह एडजस्ट करके देना पड़ेगा। जैसे ऐसे कुछ आयरन निकल कोबाल्ट के ऊपर बांध दो, उसके ऊपर छीट के देख लो, वो अपने आप अरेंज कर जाएगा। ठीक है, और ये शेप, एक और शेप देख लो, ये एक तरह का खास सोलेनोइड है जो कि 10th के एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट इस शेप का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सोलेनोइड को हम लोग टोरॉइडल सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जिस पर बांधे हो, ये जिस पर बांधे हो कैसा फॉर्मर था, ये सिलेंड्रिकल फॉर्मर था। ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर तुम लोग देखे होगे घर के अगल बगल, ट्रांसफार्मर एक्चुअली में एक बड़ा लेवल का सोलेनोइड ही होता है, देखे होगे, उसमें तार रहता है और तार को लपेटा हुआ रहता है एक सिलेंड्रिकल फॉर्मर पर, वही ट्रांसफार्मर है। वैसे हम लोग 12th में देखेंगे, इतना आसान नहीं है, ट्रांसफार्मर में और भी चीजें कंसीडर की जाती है, बट जिस चीज पे बांध रहे हो उसका शेप
अगर ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का रहे तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्मर है। ऐसा अगर गोल रिंग के ऊपर बांधे हो, मतलब आयरन निकल कोबाल्ट या फिर कोई मेटल है, वो आयरन निकल कोबाल्ट का ही, वो अगर ऐसा गोल शेप का है, उस गोल शेप के ऊपर ऐसे तार को बांधे हो, तो उस सोलोनाइड पे खास तरह का सोलोनाइड कहते हैं, उसको हम लोग टोरॉइडल सोलोनाइड कहते हैं। ये सोलोनाइड है सिलेंड्रिकल फॉर्मर के ऊपर, तो ऐसा सोलोनाइड बनेगा। और अगर ऐसा सर्कुलर रिंग के ऊपर अगर तार को हेलिकल शेप में बांधते हो, तो उस तरह के सोलोनाइड को हम लोग टोरॉइडल सोलोनाइड कहते हैं। ये भी सोलोनाइड, ठीक है। बनाओ अब ये दोनों डेफिनेशन लिख लो बच्चों। अ सोलोनाइड इज अ टाइटली वुंडेड हेलिकल, ये जो शेप है, इस शेप को कहते हैं मैथमेटिक्स में हेलिकल, दिस शेप इज नोन एज हेलिकल लूप, टाइटली वुंडेड, बांधना है गोल गोल गोल, इस शेप को ही हेलिकल बोला जाता है, ठीक है। फ्रॉम एन इंसुलेटेड जनरली कॉपर वायर, हर जगह पर यही लिखा हुआ मिलेगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर सच दैट its length is very large as compared to its diameter. Its diameter, ठीक है। सोलोनाइड है टाइटली वुंडेड, बांधना है, हेलिकल, इस शेप को ही हेलिकल बोला जाता है, हेलिकल लूप है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए, सच दैट इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज, लेंथ तार का लंबाई ज्यादा होना चाहिए, बट जो गोल गोल बना रहे हो उसका डायमीटर बहुत कम होना चाहिए, कि लंबा लंबा ऐसे गोल 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 बना, देन इट विल नॉट वर्क। जरूरी नहीं है, रिफॉर्म करो तो अच्छी बात है, और टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो ठीक है, बट यूनिफॉर्म हो तो बढ़िया बात है तुम्हारी, है ना। चलो ये तो हो गया। और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न इसको रिजेंबल कर रहा है, रिजेंबल्स दैट ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। और इनसाइड the solenoid magnetic field lines are कैसा था, यूनिफॉर्म, पैरेलल, हाईली कंसंट्रेटेड, केमिस्ट्री वाला कंसंट्रेटेड नहीं है ये, हाईली कंसंट्रेटेड, इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field in case of solenoid is prominent strength of magnetic field in case of solenoid is prominent। कहाँ prominent होगा बच्चों, सिर्फ in द सेंटर, मतलब सेंटर किसको समझ रहे हो, इनसाइड का भी जो सेंटर होगा सबसे ज्यादा यहीं पर होगा, वैसे उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इन द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड लिख लेंगे, ये सब हम लोग को जानना है। हाँ, और सोलेनॉइड का शेप यहाँ पर, इफ सोलेनॉइड इज वुंडेड on a circular ring, it is called toroidal solenoid। अब थोड़ा सा अपने से समझ से बताओ, क्योंकि एनसीईआरटी में तो दिया हुआ नहीं है, अपने से समझ से बताओ कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कहां पर आएगा, कैसा आएगा, कितना नहीं, कहां आएगा, कैसा आएगा,
बीच में मतलब यहाँ नहीं आएगा, इधर भी 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 नहीं आएगा। ये बस ये जो तार घूम रहा है, जैसे जैसे इसमें से करंट बहेगा, जैसे जैसे करंट वैसे ही वैसे इसके इनसाइड में, जैसे इसका जो ये इनसाइड वाला है, जैसे जैसे ये घूमेगा सिर्फ इसी के इनसाइड में ही क्या आते रहेगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड। बाहर अंदर जो है वो निग्लिजिबल या फिर बोलो आएगा ही नहीं, उस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सोलेनॉइड के केस में हमें पढ़ना है। ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, अपना अपना किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 230 13.3। डायग्राम बाद में देखना, डायग्राम बाद में देखना, पहले टॉपिक देख लो। पेज नंबर 230 टॉपिक नंबर 13.3 है ना। जो लोग पीछे डायग्राम देख रहे होंगे लोग, सोलेनॉइड के बाद छोटा सा एक डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी दिया हुआ है और वो आएगा भी, तो ऐसा मत समझना कि इग्नोर कर दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक साथ पढ़ लेते हैं। अभी उसको कुछ थोड़ा 1-2 क्लास के लिए इग्नोर कर देते हैं, इस टॉपिक पे चले आते हैं। दिस इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सवाल है पढ़ ही क्यों रही ये टॉपिक, जैसे हो तो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया, अब इसको पढ़ने का क्या जरूरत है ना। तो इसको अब तुम लोग सोचना जरा सा ध्यान से। अभी तक जो 3 से 4 शायद ये लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर 4 है शायद, या जो भी है ना, लेक्चर 4 है यार। अभी तक जो पहला 3 लेक्चर में पढ़ा, चैप्टर का मीनिंग क्या समझा? चैप्टर का मीनिंग ये समझा कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग मैग्नेट के साथ साथ और किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर से। यही अभी तक यही पढ़ो, यही है चैप्टर का नाम, यही है ना। तो अब ऐसा सोचो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो अपने आसपास क्या बना सकता है? अभी तक के चैप्टर के समरी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है, साथ साथ इस चैप्टर के समरी के हिसाब से उसका खुद का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड को अगर तुम एक और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर का है और एक जिस मैग्नेटिक फील्ड में तुम उठा करके उस कंडक्टर को प्लेस करोगे, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेगा, जिसके वजह से मेरे को तुमको लगेगा कि एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? तो फोर्स तो 9th क्लास में 8th क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ज्यादा है वो लगाएगा दूसरे पर। बट ऐसे कॉमन सेंस कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वही फोर्स लगाएगा किस पे? करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो यही टॉपिक है, ऐसा नहीं कि बस बुक में है इसलिए पढ़ना है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। करंट कैरिंग कंडक्टर को भी और छोटा लेवल पर भी तोड़ सकते हो। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास क्या होता है? केमिस्ट्री में भी पढ़े, फिजिक्स में भी पढ़े हैं, मूविंग चार्जेस। चार्ज जब मूव करे तो 8th क्लास से पढ़ रहे थे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इस चैप्टर में सीखो करंट कैरिंग कंडक्टर तो बोलने का बात है, करंट कैरिंग कंडक्टर की इनसाइड जो मूविंग चार्ज है वही बनाता है क्या? अपने आसपास खुद का मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड को तुम एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के प्लेस कर दोगे तो उसमें दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेगा, जिसके वजह से एक फोर्स लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड ही लगाएगा किस पर? करंट कैरिंग कंडक्टर में मौजूद मूविंग चार्जेस पर, जिसके वजह से हमें ऐसा लगेगा कि एक फोर्स लग रहा है। उसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तो जो कंडक्टर है तो उसका भी जिसमें रखे हैं, हाँ, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा? मोस्ट प्रोबेबली जिसमें रखे हो, जो एक्चुअल वाला मैग्नेटिक फील्ड है वही मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वाली बात है कि ज्यादा चांस है कि तुम करंट कैरिंग कंडक्टर से तो ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके चेक करोगे। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर वाला होगा, जो अपना मैग्नेट के वजह से होगा, वही ज्यादा होगा और चार्जेस का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होगा मोस्ट प्रोबेबली। दिस इज द टॉपिक दैट यू हैव टू स्टडी। ठीक है, बाकी आप इसको हैंस क्रिस्टल और ईस्टेड एक्सपेरिमेंट से मिला सकते हैं। हैंस क्रिस्टल और ईस्टेड एक्सपेरिमेंट से चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वहां पर क्या पढ़े थे? वहां पर था एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, बगल में एक छोटा सा निडल था, उसमें डिफ्लेक्शन किसका हो रहा था? उसमें निडल का डिफ्लेक्शन हो रहा था। क्यों? उस समय तो हम लोग उतना समझे नहीं, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसका ज्यादा होगा? मोस्ट प्रोबेबली उसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जिसके वजह से निडल डिफ्लेक्ट करेगा। और जो डायग्राम आपके किताब में बना हुआ, अपना वाला डायग्राम देखो, फिगर नंबर 13.12 है, फिगर नंबर 13.12 है, फिगर नंबर 13.12 पेज नंबर
230। इस डायग्राम को अगर आप देखते हैं 3 डायमेंशनल डायग्राम है, किताब में बनाया हुआ है, किताब 2D है, मैं बोर्ड पर भी बनाऊंगा तो 2D टाइप का बन जाएगा, बट वो 3 डायमेंशनल डायग्राम है। उस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो उस डायग्राम में एक्चुअली में वो जो कंडक्टर है, ठीक है, वो जो कंडक्टर है, दैट कंडक्टर विल मूव, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, वो जो आपको हॉर्सशू मैग्नेट दिख रहा है, मैं एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करूंगा अभी, बट उसको आप लोग समझ लेंगे। उस डायग्राम में तार जो है वो मूव कर रहा है, और हैंस क्रिस्टन और येस्टरडे एक्सपेरिमेंट में वहां पर जो कंपास था मैग्नेट वो मूव कर रहा था। तो जैसे आपके फ्रेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मेरे को क्या पता है ना, इतना है कि इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन की वजह से फोर्स लगेगा। जो टॉपिक आप अब पढ़ेंगे, अभी जो टॉपिक आप किताब में ऑफिशियली पढ़ेंगे, उसमें हम लोग मान करके चलेंगे कि बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और तार वाला का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ऐसा अभी जो आप टॉपिक पढ़े उसमें ऐसा मान के चलना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। पहले केस में आप हैंस क्रिस्टन और येस्टरडे में तार का ज्यादा था और निडल का कम था, तो निडल डिफ्लेक्ट कर रहा था। इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और तार का डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो दिस इज आवर टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअली मोटर। मोटर हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, मोटर का भी यही प्रिंसिपल है, और बहुत सारा फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट है उसका यही प्रिंसिपल है, ठीक है। इसमें हम लोग टॉपिक ऐसे लिख लेंगे इसमें, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then a mechanical force will be exerted बाई द, यही बाई द में आपके फ्रेंड पूछ रहे हैं बाई द, तो ये जो टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हैं उसमें बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड ही लगाएगा, ठीक है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। बाई द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द, किस पे लगाएगा, ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से विच मूव कर सकता है, डिफ्लेक्शन कर सकता है। शेप अगर तरीके से दो तो गोल गोल घूम भी सकता है, मोटर का प्रिंसिपल यही हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अब तार घुमाना है, अब तार का शेप पर डिपेंड करेगा मैं कैसे घुमाना चाहूँ, बहुत तरीके से करेंगे तो ऐसे ऐसे भी करेगा और गोल गोल भी जाएगा, बट प्रिंसिपल यही इस्तेमाल होगा। When a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field या फिर magnetic field, then a mechanical force will be exerted by the magnetic field of the current carrying conductor, which can, में जरूरी भी नहीं है, cause the current carrying conductor to deflect या फिर move, इस तरह से। कैन में क्यों लिखवाएगा समझ ही रहे हो, जरूरी नहीं है कि मूव करवा ही लो, वो फोर्स पर डिपेंड करता है कि कितना फोर्स है। अब नहीं करे तो नहीं करे, बट फोर्स लगेगा। अब मूव ना करे तो उससे फिजिक्स को कोई लेना देना नहीं, फोर्स लगेगा, मूव करेगा कि नहीं वो मेरे को क्या पता। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेंथ बढ़ा करके कोई तरीका लगा करके करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाओ, या फिर बाहर जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ बढ़ाओ किसी तरह से, तो कर सकते हो। लेकिन फिर भी विच कैन और में लिखेंगे। हमें फिजिक्स में इससे मतलब नहीं है कि वो गोल गोल घुमा कि नहीं, मेरे को मतलब है कि फोर्स लगा कि नहीं। फोर्स श्योर लगेगा, घुमा कौन, क्यों, क्या, किस लिए, किस डायरेक्शन में, वो तो डिपेंड करता है, करंट ज्यादा था, फोर्स ज्यादा था, शेप कैसा था, उसको डिपेंड करेगा। हमें ये बताना है कि फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लग रहा है वो आपके 10th क्लास में एक्चुअली में डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ है, बट आप लोग शॉर्टकट कई बार समरी में लिखना चाहते हैं तो यही होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अपना जो उसके अंदर तो मूविंग चार्जेस है, उसके पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड को तुम दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेगा, उस इंटरैक्शन के वजह से फोर्स लगेगा। ये कॉज ऑफ मैग्नेटिक मतलब कॉज ऑफ दिस फोर्स आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, साइड शूट में कहीं पर लिखना है तो लिख सकते हो, समझ में आ गया तो समझ में आ गया वाला बात, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल का हम लोग मोटर में भी, जब मोटर पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो याद रखेंगे, इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम लोग
मोटर में भी करते हैं। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन वर्किंग ऑफ मोटर। जब पढ़ेंगे तब, अभी थोड़ा सा तो मालूम ही होगा आप लोगों को, वहां पर भी एक करंट कैरिंग कॉइल रहता है, उसको भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। वहां पर भी फोर्स लगता है। कौन लगाता है? मैग्नेटिक फील्ड। किस पर लगाता है? कॉइल पर, जिसके वजह से कॉइल घूमता है, गोल गोल घूमता है। कैसे, क्यों, क्या, किस लिए, वो तो जब मोटर पढ़ेंगे तब, बट इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल हो। ठीक है, तो यहीं तक रहेगा आज के क्लास में। पढ़ेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, कल आप लोग ये एक्सपेरिमेंट पढ़कर आएंगे। इस एक्सपेरिमेंट से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है अगला जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, वो 10th क्लास में इज अ फेमस एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। किक करता हुआ वायर है, किकिंग वायर, वो जो वायर है वो किक करता हुआ लगता है, दिखता है। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट थोड़ा लंबा एक्सपेरिमेंट है। इसको एक्सप्लेन करते हुए हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, यही रहेगा आज का वीडियो। फिर अगले क्लास में, तो तक के लिए थैंक यू।